आम चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बाद आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का इस साल का पहला दौरा है। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद उन्होंने पंजाब में किसान कल्याण रैली की थी। उसके बाद उन्होंने 2 दिन उत्तर प्रदेश में रैली की और आज मिदनापुर में रैली कर रहे हैं। और चलिए सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से। देश के एक से एक बढ़कर के महान सपूतों के संबोधन का गवाह रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हो, सामान्य मानवीय का सशक्तिकरण हो या फिर शिक्षा के उच्च मापदंड, मेदिनीपुर के ने इतिहास में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। इस अवसर पर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, शहीद खुदीराम बोस, मतंगिनी हाजरा, रानी शिरोमणि समेत यहां के हर व्यक्ति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। साथियों, देश आज परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार एक संकल्प लेकर उसे सिद्ध किया गया था, वैसे ही समग्र देश में आज संकल्प से सिद्धि की यात्रा आगे बढ़ रही है। 125 करोड़ भारतीय न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के उसको साकार करने के लिए आज देश के लिए, देश का नौजवान हो, देश का किसान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, वंचित हो, ये हर कोई अपने तरीके से देश को आगे ले जाने के लिए, नई नई संभावनाओं को तराशने के लिए आज देश की प्रगति के लिए जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए आपके खातिर क्या किया जा सकता है, इसको भली भांति समझते हुए आपका जीवन आसान कैसे बने, इसके लिए नीतिगत निर्णय, रणनीति में बदलाव और आखिरी छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बंधुगण, আমার সরকার, আপনাদের সরকার, किसान दरोदी सरकार। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पश्चिम बंगाल के किसानों के जीवन में भी एक बहुत बड़ी नई ताकत देने वाला है। साथियों, पहले हर सरकार के पास एमएसपी की बढ़ोतरी की मांग की गई, अनेक कमीशन बैठे, कमेटियां बैठी, हर बार उसको टाल दिया गया। एमएसपी बढ़ाने की फाइलों को दबोच करके रख दिया गया। किसानों को एमएसपी सही मिले, इसके लिए। चलिए, सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से बिहार को फायदा होगा। लोक संवाद के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बातचीत पर कहा कि सब बातें साझा नहीं की जा सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही मामला सुलझ जाएगा।
साथ नाश्ता किए हैं, साथ में रात का भोजन किए हैं और बहुत सारी चीजों पर बिहार, देश सब पर चर्चा होती रही है। और चूंकि एडीयू और बीजेपी का साथ हुआ है बिहार में और साथ सरकार चला रहे हैं, तो अलग से भी थोड़ी देर बातचीत हुई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको शेयर किया जाए। और जितनी बातें आनी थी उन्होंने खुद ही कह दिया है। हाँ, अगर आप लोगों का संबंध लोकसभा चुनाव को लेकर है तो उसके बारे में तो बहुत विलंब से नहीं, लेकिन जल्द ही उसके बारे में जो भी उनका प्रस्ताव होगा वो आएगा। तब कितना होगा, सब कुछ एक आध महीने के अंदर होगा, 3-4 सप्ताह में बाकी सारी बातें होंगी। लेकिन जो हम लोगों की इच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और बिहार का जो एसडीजीपी है वो बढ़े, तो उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो और जब उनको टैक्स से रियायत मिलेगी तो वैसी स्थिति में या तो रियायत मिले, या अब नया दौर टैक्स का आया है जीएसटी, तो उनको रिम्बर्समेंट हो। तो ऐसा करने से बहुत सारे उद्यमी, जो बड़े उद्यमी हैं, वो आकृष्ट हो सकते हैं। एक तो वो मकसद है, और दूसरा मकसद है बिहार जैसे राज्य का पिछड़ापन। अगर विशेष राज्य का दर्जा होगा तो सेंट्रल स्कीम्स में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो केंद्र और राज्य का शेयर है उसमें केंद्र की राशि बढ़ेगी, जैसे अन्य स्पेशल स्टेटस प्राप्त राज्यों में। और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर भारत को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को ठगा है। देश में अमन चैन को डिस्टर्ब करने के लिए, कॉम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे बयान दे करके मुसलमानों का वोट लेने के लिए तरह तरह से, चार कोने से चार तरह की बात, लेकिन सबकी जुबान का भाव एक ही है, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिमों का तुष्टीकरण, भारत के अंदर भारत को बांटने की साजिश, भारत को तोड़ने की साजिश। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी। और इधर विवादित बयान देकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए। वहीं जेडीयू ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जिस जनता ने उनको चुन करके जनता के हित के लिए सदन में भेजा था, आज उसको छोड़ करके वो जिस तरह की उन्मादी बातें कर रहे हैं और जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द उनको उसका करारा जवाब जनता देगी। जब जब चुनाव ऐसे चुनाव आते हैं, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, जब भी कोई चुनाव आते हैं देश में और उन लोगों को मैदान में उतारती है, तरह तरह का भाषा निकालने के लिए ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सर्जिकल स्ट्राइक इनकी पार्टी नहीं करती है, तो देश की जनता, आम आवाम तैयार है ऐसे लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। कि खान पान की आजादी है, लोगों को जीने के तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, राजनीति का एजेंडा जो लोग बना रहे हैं, जो लोग बनाना चाहते हैं, उनके लिए खुद का भी आत्मघाती कदम होगा। हमारी सेहत पर क्या अंतर पड़ना है? हम गठबंधन अगर किए हैं तो सुशासन के कार्यक्रम पर किए हैं। उन्माद की राजनीति को न हमने बर्दाश्त किया है, न हम ऐसी ताकतों को बर्दाश्त करने। और विपक्षी हंगामे के बाद भी गिरिराज सिंह अपने बयान पर कायम। गिरिराज सिंह ने आज भी कहा कि कांग्रेस देश को बांटने वाली राजनीति करती है। और ये राहुल गांधी जी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग और बैठक करने के बाद ही ये सिलसिला चला है। ये गिलानी का पहला आया था उनका। मुझे लगता है कि वो बुद्धिजीवियों की बैठक में राहुल गांधी जी ने सबके कान अलग अलग फूके हैं देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। राहुल गांधी को ही इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।
मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत है और इसे देश कभी कबूल नहीं करेगा। एक देश एक कानून ही चलेगा, एक देश दो कानून नहीं चलेगा। और भागलपुर से 267 हज यात्रियों का जत्था विक्रमशिला एक्सप्रेस से रवाना हुआ। हज यात्रियों के परिजन बड़ी संख्या में हज यात्रियों को विदा करने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और इस मौके पर राज्यसभा उपसभापति कहकशा परवीन भी हज यात्रियों को रवाना करने के लिए पहुंची और सबों से मुल्क के अमन शांति के लिए दुआ करने की अपील की। भागलपुर से 267 हाजी जा रहे हैं और हम लोगों का यही पैगाम है कि हम लोगों से जो भी गुनाह खता हुआ है वो अल्लाह माफ़ कर दे और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम एनीथिंग कोई भी हो, आई डोंट अबाउट दिट, ये हम लोग सब मिलजुल के रहें और हमारा देश जो है हम सब मिल करके इस उन्नति के रास्ते पे चढ़ाएं और यही दुआ अपने देश के लिए करेंगे, हमारे मुल्क में अमन शांति बनी रहे। भागलपुर से जो लोग आज हज के लिए जा रहे हैं उनमें पहला जत्था आज जा रहा है और सबों ने ये कहा कि हम उस पाक सरजमी पर जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं और वहाँ दुआ करेंगे कि जहाँ हम रहते हैं हमारा हिंदुस्तान, हम अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने राज्य, अपने बिहार के लिए, सूबे बिहार के लिए और अपने भागलपुर की तरक्की के लिए हम सभी दुआ करेंगे कि यहाँ पर अमन व अमान रहे, खुशहाली रहे और लोगों में भाईचारगी रहे। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां ढाका अनुमंडल कोर्ट में गोली चलने की खबर है। पेशी के लिए आए कैदी को गोली मारी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जख्मी को इलाज के लिए मोतिहारी भेजा गया और शिवहर जेल से पुलिस अभिरक्षा में जा रहा था ये कैदी पेश होने के लिए और एक पिस्टल और 5 गोली बरामद की गई है। एसडीजेएम सिकरहना कोर्ट में पेशी के लिए कैदी आया था जहां उसे गोली मारी गई। और मुकेश हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। मुकेश, क्या खबर मिल पा रही है, अपडेट क्या है? जी विवेक, शिवहर से लाया गया था तो उसे सिकरहना कोर्ट में, सीजीएम के कोर्ट में उसे पेश किया जाना था और कोर्ट में पेशी के पहले ही उसे गोली मारी गई। 3 गोलियां लगी है और उसे मोतिहारी के लिए आनंद फार्म में लेकर के मोतिहारी के लिए लोग आए हैं, लेकिन अब तक मोतिहारी नहीं पहुंचे हैं। क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वो गाड़ी इसलिए अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मौत हो गई है। वो शिवहर जेल से आया था और संतोष झा जो नामी कुख्यात है उसके शागिर्द बता जो जिस व्यक्ति को मुकेश गोली लगी थी उसकी स्थिति क्या है फिलहाल, एक बार अपडेट करें इसको। जी अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन एक सूचना अभी हमको मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि उसकी बताया जाता है संतोष झा जो कुख्यात कई मामलों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तकनीकी खामियां आ रही हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल ये साफ होती हुई नजर आती है क्योंकि मुकेश हमारे सहयोगी जिन्होंने इस खबर को दिखाया, इस खबर को हम तक पहुंचाया है, उन्होंने कहा है कि सूत्रों के हवाले से उन तक खबर है कि जिस कैदी को गोली लगी है उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस पर अभी किसी भी तरह के प्रशासनिक बयान अभी तक नहीं आए हैं और जेल अधीक्षक का कोई बयान नहीं आया है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और समस्तीपुर से खबर है जहां वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुट में फायरिंग हुई है, मारपीट हुई है। स्कूल में तोड़फोड़ और मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। रोसड़ा के सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बटहा का ये मामला है। और अगली खबर है शेखपुरा से, जहां कुचेड़ी मिडिल स्कूल के शिक्षक ने एक 8वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी है। छात्र का कसूर बस इतना था कि छात्र के हाथ से शिक्षक का चश्मा जमीन पर गिर गया और इस बात पर शिक्षक चिढ़ गए और छात्र की पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र ने इसकी जानकारी डीओ और डीएम को लिखित में दी है। आरा में बेखौफ अपराधियों ने बीती रात एक पेट्रोल पंप से 4 लाख रुपए लूट लिए। घटना नगर थाने के बड़की सिंगही सोना किसान पेट्रोल पंप की है। पंप कर्मी के मुताबिक वे कार्यालय में सो रहे थे
और एक कर्मी जैसे ही बाथरूम के लिए कार्यालय से बाहर निकला तभी घात लगाए लुटेरों ने धावा बोल दिया और हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बाद में घटना की जानकारी पंप मालिक को दी गई। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस लूटकांड को संदिग्ध मान रही है और हर बिंदु पर जांच जारी है। भोजपुर के चितकुड़ी 12 गांव में अपराधियों ने आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उस घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव को रखकर आवागमन ठप कर दिया। आक्रोशित लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी का काम करता था। आज वो मजदूरी करने के लिए जा रहा था तभी घात लगाए 3 अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। 50,000 के इनामी नक्सली अरविंद यादव उर्फ अविनाश दा उर्फ नेताजी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और बेनामी संपत्ति की जांच के बाद इसे कुर्क करने की बात शुरू की जाएगी। अरविंद यादव जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के भेलवा मोहनपुर गांव का रहने वाला है। अरविंद यादव के घर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के इस मोहनपुर गांव के रहने वाले नक्सली जो अरविंद यादव उर्फ अविनाश दा उर्फ नेताजी के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई की बात सामने आई है कि ईडी कार्रवाई करने जा रही है और संपत्ति जब्त करने वाली है। जितनी भी संपत्ति जो बनाई गई है, जहां भी बनाया गया, चाहे उनके नाम पर या उनके परिजनों या उनके मित्रों के नाम पर, वो सारी संपत्ति जब्त होगी। वैसे स्थिति में ये वही मकान है जो मोहनपुर का जो गाँव है, जो अरविंद यादव उर्फ अविनाश दा उर्फ नेताजी का है। और बता दूं कि यहाँ पर पुलिस कुछ दिन पहले यहाँ पर कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की थी और ये जो सबूत है। और यहाँ पर घर में कोई नहीं है, ये कहा जाए कि दरवाज़ा भी नहीं है और ये मलबा पड़ा हुआ है जिस तरह से कुर्की किया गया था। और वैसी परिस्थिति में बता दूं कि ये यहाँ पर कोई नहीं है। जो अरविंद यादव जो नक्सली हैं, उनके घर के कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है और आसपास कोई शख्स भी नहीं है इस बारे में कुछ बताने के लिए। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, उनके घर के कुछ सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि अरविंद यादव अभी फरार चल रहे हैं। अब ईडी कार्रवाई करने वाली है इनके खिलाफ। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 मोहनपुर जमुई। और छपरा में शादी का झांसा देकर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से नकद और जेवर की ठगी कर ली और फिर शादी से मुकर गया, जिससे आहत होकर प्रेमिका ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना खैरा थाने के पटेड़ा गांव की है, जहां दिलीप कुमार ने पड़ोस की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने खैरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कान में मांग में टीका है, कान में झाला है बड़ा, फिर गोर में छागल है, हाथ में मेहंदी छला है, औंठी है, सब ठग लिया इससे। हाँ, मतलब हमको जब मालूम नहीं था, 3 दिन से हम अपना हाथ में मतलब ताला से हमारी लड़की को अपना सामान दे देते थे, रखती थी। 3 दिन पहले देखने गए तो बताई कि मम्मी ऐसा बात है। हम मोबाइल पकड़ा गया, उसके बाद में हमने मोबाइल जब मिला हमको, तब हम गए इसके दरवाजा, तो उसकी माँ ने या उसकी मौसी ने दोनों वहाँ नहीं पर मारपीट कर दिया। वो दोनों मिलकर हमको मारने लगे। जब ये गई तो इसको धसो कर देखी